अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी फिज़िक्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 3.6 टू 3.10 इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व और एक्सप्लेन करेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.6 की। A boy places a firecracker of negligible mass in an empty can of 40 gram mass. He plugs the end with a wooden block of mass 200 gram. After igniting the firecracker, he throws the can straight up. It explodes at the top of its path. If the block shoots out with a speed of 3 meters per second, how fast will be the can be going? अब इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है। इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि एक लड़का जो है वो एक एम्प्टी कैन के अंदर एक फायर क्रैक को प्लेस करता है, यानी एक पटाखे को प्लेस करता है। अब वो जो एम्प्टी कैन है उसका मैस 40 ग्राम है और जो फायर क्रैकर है उसका जो मैस है वो नेग्लिजिबल है। और उसके बाद जो एंड है एम्प्टी कैन का, यानी आप कह सकते हैं उसकी जो ओपनिंग है उसको वो क्लोज कर देता है एक वुडन बॉक्स से, और उस वुडन बॉक्स का जो मैस है वो 200 ग्राम है। यानी इसकी ओपनिंग को जिस वुडन ब्लॉक से क्लोज किया गया है, इस वुडन ब्लॉक का जो मैस है वो 200 ग्राम है। उसके बाद इसको इग्नाइट करने के बाद इस फायर क्रैकर को वो इसको स्ट्रेट अप वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता है, और ये जो फायर क्रैकर है ये एक्सप्लोड होता है, यानी धमाका होता है। और जो इसका लिड है, ये जो वुडन ब्लॉक है, ये 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ मूव करता है, 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। हमसे ये रिक्वायर्ड है कि फिर ये जो एम्प्टी कैन है इसकी जो स्पीड है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ गिवन डाटा लिख लेते हैं। मैस ऑफ कैन हमें गिवन है 40 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.04 kg आ जाएगा। उसके बाद मैस ऑफ वुडन ब्लॉक हमें गिवन है M2 200 ग्राम, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे kg के अंदर तो 0.2 kg आ जाएगा। उसके बाद स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक हमें गिवन है, जिसको मैंने V2 प्राइम का यहाँ पे नेम दे दिया, जो कि 3 मीटर पर सेकेंड है। और स्पीड ऑफ कैन हमने फाइंड करनी है जब एक्सप्लोजन हो जाता है उसके बाद। हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो इनिशियल मोमेंटम है यानी मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन इज़ इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन m1 v1 प्लस m2 v2, वेयर v1 इज़ द स्पीड ऑफ वुडन ब्लॉक एंड v2 इज़ द स्पीड ऑफ एम्प्टी कैन। तो वो चूँकि दोनों रेस्ट पे हैं तो दोनों ज़ीरो होंगे। उसके बाद जब वो एक्सप्लोड करता है तो उनकी जो स्पीड्स हैं उनको v1 प्राइम और v2 प्राइम कह देते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो v1 प्राइम है वो इक्वल आता है माइनस m2 v2 ओवर m1। अब यहाँ पे जो m2 है वो वो वुडन ब्लॉक का मैस है, और m1 जो है वो एम्प्टी कैन का मैस है। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, और जो वेलोसिटी हमें गिवन है कैन की v2 प्राइम, उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे ये प्राइम आएगा, यहाँ पे v2 प्राइम। तो उसके बाद हमारे पास जो स्पीड आएगी वो आएगी 15 मीटर पर सेकेंड, और नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो वुडन ब्लॉक और जो कैन है वो एक दूसरे के अपोजिट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं 3.7, प्रॉब्लम नंबर 3.7। एन इलेक्ट्रॉन of mass 9.1 multiplied by 10 raised to power minus 30 kg traveling at 2 multiplied by 10 raised to power 7 meter per second undergoes a head-on collision with hydrogen atom, which is initially at rest. Assuming that the collision to be perfectly elastic and motion to be along a straight line, find the velocity of hydrogen atom। अब इसमें हमें इस स्टेटमेंट में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता हुआ जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, और हाइड्रोजन एटम के साथ जाके कोलाइड करता है। और ये अस्यूम करते हुए कि जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन है और जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, यानी इसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती। हमने जो हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी है उसको फाइंड करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनको राइट कर लेते हैं। पहले मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है जो कि कांस्टेंट भी है 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 31 kg।
उसके बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, उसके बाद मास ऑफ हाइड्रोजन एटम गिवन है और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है जो कि हमने फाइंड करनी है उसको v2 प्राइम कह देते हैं और इनिशियली जो रेस्ट पे था तो इसकी जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है। अब अगर आपको याद हो तो जब हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन उसके डिफरेंट केस डिस्कस किए थे तो वहाँ पे हमने एक ये वाला फार्मूला ड्राइव किया था जिसमें हमने इस फार्मूले को इस तरह से ड्राइव किया था, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन व्हेन वन बॉल इज़ एट रेस्ट एंड द अदर बॉल इज़ मूविंग, और उसके साथ स्ट्राइक करती थी और उसके बाद जो है वो हमने इस रिलेशन को मैथमेटिकली प्रूव किया था, इसको फाइंड किया था। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे v2 प्राइम वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये उस केस में है जब हमारे पास जो सेकंड बॉल है जो मैसिव बॉडी थी वो रेस्ट में थी और जो लाइटर बॉडी थी वो मूव करती हुई आती थी और इसके साथ कोलाइड करती थी। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हैं, इसमें जो वैल्यूज़ हैं उनको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 2.18 मल्टीप्लाई बाई 10⁴ मीटर पर सेकेंड विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3.8। इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ ट्रक वेइंग 2500 kg एंड मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड collides with a stationary car weighing 1000 kg. The truck and the car move together after the impact. Calculate their common velocity. इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि एक ट्रक है जिसका मास 2500 kg है, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड, और एक स्टेशनरी कार के साथ कोलाइड करता है जिसका मास 1000 kg है। कोलिजन के बाद ट्रक और कार जो है वो टुगेदर मूव करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि जो ट्रक है वो कार को धकेलता हुआ लेके जा रहा है, यानी दोनों की वेलोसिटी सेम है। हमने उन दोनों की कॉमन वेलोसिटीज़ को फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और गिवन डाटा देखते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज़ है हमारे पास। मास ऑफ ट्रक गिवन है 2500 kg, वेलोसिटी ऑफ ट्रक गिवन है 21 मीटर पर सेकेंड जो इनिशियल वेलोसिटी भी है या वेलोसिटी बिफोर कोलिजन है। उसके बाद मास ऑफ कार गिवन है 1000 kg और वेलोसिटी ऑफ कार जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है चूँकि वो रेस्ट में तो बिफोर कोलिजन जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो गई, v2 0। सो कॉमन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन उसको हम v कह देते हैं। इसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम अगेन यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विच इम्प्लाइज दैट initial momentum of the system is equal to the final momentum, that is momentum before collision is equal to momentum after collision। और v1 प्राइम और v2 प्राइम ये वेलोसिटीज़ हैं कार की और ट्रक की आफ्टर कोलिजन जो कि प्रॉब्लम में गिवन है कि इक्वल है, तो उसको हम कॉमनली v कह देते हैं। उसके बाद इस इक्वेशन में ये जो अबव इक्वेशन हमने लिखी थी इसी इक्वेशन में v1 प्राइम और v2 प्राइम की जगह हम v को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ से फिर v को कॉमन लेंगे और उसके बाद v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। अब इस फार्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं जो कि हमें गिवन वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी नॉन वैल्यूज़ हैं राइट साइड वाली। तो उसके बाद हमारे पास आफ्टर सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और सिंप्लीफिकेशन जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है कॉमन वेलोसिटी ऑफ ट्रक एंड कार आफ्टर कोलिजन वो होती है 15 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 3.9 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। 2 ब्लॉक ऑफ मैसेज 2 kg and 5 kg are attached at the two ends of a compressed springs। दो हमारे पास मैसेज हैं और उन मैसेज को अटैच किया गया है एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग के साथ इस तरह से कि ये हमारे पास एक कंप्रेस्ड स्प्रिंग है, इसके साथ दो मैसेज को अटैच किया गया है। एक जो ब्लॉक है उसका मास 2 kg है और जो दूसरा ब्लॉक है उसका मास 0.5 kg यानी हाफ kg है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग इज़ 10 जूल, और इस स्प्रिंग के अंदर जितनी एनर्जी स्टोर्ड है उसको कह दिया कि वो 10 जूल है। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक इफ़ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज्ड। और जब हम ब्लॉक को रिलीज़ करेंगे तो पहले तो जो इनिशियली जो ये जो ब्लॉक जो रेस्ट पे थे तो वो मूव करेंगे। अब जो ब्लॉक की इस तरह से जो स्प्रिंग की इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी थी ये मैसेज को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कि जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो इक्वल है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी के अंदर लॉस होगा
उतना ही काइनेटिक एनर्जी के अंदर गेन होगा, यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और उतनी ही काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम गिवन डेटा लिखने के बाद इस रिलेशन को यूज़ करेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद इसके स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ द ब्लॉक्स इफ़ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज, कि हमने ब्लॉक की वेलोसिटीज फाइंड करनी है जब हम स्प्रिंग को रिलीज़ करते हैं। गिवन डेटा में देखते हैं, मास ऑफ फर्स्ट ब्लॉक गिवन है 2 kg, उसके बाद मास ऑफ सेकंड ब्लॉक और पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर है उसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 जूल। उसके बाद टू फाइंड में हमने फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मास m1 और वेलोसिटी ऑफ मास m2, इसको v1 प्राइम और v2 प्राइम का नेम दे दिया हमने। सॉल्यूशन में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है और इस साइड और जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी जगह ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी भी जगह मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू, यानी जो अभी हमने बात की थी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 10 जूल है और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ सकती है वो भी 10 जूल हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी का ये वाला रिलेशन जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों मैसेज की ऐड करें तो ये बनती है। सो इसको हमने अगर 10 जूल के इक्वल रखा तो ये आंसर आता है हमारे पास। अब इसके बाद इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है उसको हम करते हैं, 2 को कॉमन लेते हैं और इधर इसके साथ फिर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। अब m1 और m2 की वैल्यूज़ भी सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देते हैं। उसके बाद इसी प्रॉब्लम में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करेंगे। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो v1 प्राइम और v2 प्राइम है ये अननोन है और इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई करें। सो इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। सो जो हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है। उसकी वजह ये है कि जो ब्लॉक है दोनों ब्लॉक्स हैं वो रेस्ट में है और स्प्रिंग को हमने रिलीज़ नहीं किया। सो इनिशियल मोमेंटम 0 होगा तो फिर फाइनल मोमेंटम को भी हम 0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम को 0 के इक्वल लिखा और हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई 2v1 प्राइम प्लस 0.5 v2 प्राइम। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास जो v2 प्राइम की वैल्यू आ जाती है वो कुछ इस तरह से आ जाती है इन टर्म्स ऑफ v1 माइनस 4 v1 प्राइम। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। अब ये जो v2 प्राइम की वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इस इक्वेशन के अंदर v2 प्राइम की जगह हम माइनस 4 v1 प्राइम लिख देते हैं। तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो v1 प्राइम अननोन रह जाएगा और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ से इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और v1 प्राइम की हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अभी हमने जो v2 प्राइम को लिखा था v2 प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस 4 v1 प्राइम और ये जो v1 प्राइम की वैल्यू है ये इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो माइनस 5.65 आता है और यहाँ पे प्राइम है। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाती है दोनों मैसेज। वेलोसिटी ऑफ मास m1 आफ्टर रिलीजिंग द ब्लॉक v1 प्राइम इज़ इक्वल टू 1.41 एंड v2 माइनस 5.65 मीटर पर सेकेंड। इस लेक्चर के लास्ट प्रॉब्लम 3.10 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ फुटबॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 degree with respect to the horizontal. To throw a 40 meter pass, what must be the initial speed of the ball? अब इसमें समझ लें कि एक जो फुटबॉल प्लेयर है वो फुटबॉल को किक लगाता है और किक लगाता है इस तरह के एंगल से कि ये जो इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनता है ये 30 डिग्री बनता है। यहाँ पे जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बनता है ये 30 डिग्री बनता है। अब इस प्रॉब्लम में हमसे पूछा क्या गया है कि अगर जो फुटबॉल का प्लेयर है उसने किक लगानी हो और उसने जो है
वो फुटबॉल को थ्रो करवाना है 40 मीटर के डिस्टेंस पे, कि यहाँ से किक लगाए और जो उसकी रेंज है वो 40 मीटर है, तो वहाँ पे कोई प्लेयर खड़ा है इसका जिसको इसने पास करना है 40 मीटर अवे। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो स्पीड क्या होनी चाहिए, हमने वो स्पीड फाइंड करनी है। तो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज गिवन है, डिस्टेंस 40 मीटर, और वैल्यू ऑफ जी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है। सोल्यूशन में हम रेंज का फार्मूला जो कि हमने ड्राइव किया था उसको यूज़ करेंगे, वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, और वी आई हमने इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल स्पीड को फाइंड करना है। तो इसको सब्जेक्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट बनाने के बाद हम कैलकुलेशंस करने के लिए ये जो पैरामीटर्स हैं इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जो कि गिवन है सारी की सारी वैल्यूज़। तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी या फुटबॉल आएगी वो 21.3 मीटर्स पर सेकेंड, यानी अगर इतनी स्पीड के साथ ये फुटबॉल जो है यहाँ से थ्रो किया जाए, इसको किक लगाई जाए, कि इसकी जो इनिशियल स्पीड है वो 21.3 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 40 मीटर जो डिस्टेंस कवर करेगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।